नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 2 और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और आपको मालूम है कि न्यूज पंच में सिर्फ और सिर्फ खबर नहीं होती, खबर की होती है पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी खबर की अपडेट। यानी हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइंस पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से मुंबई तक किस तरीके से छांगुर के ठिकानों पर ईडी के लगातार ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। इसके बाद खबर होगी शतरंज की दुनिया से। आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है, कमाल कर दिया है और सफेद मोहरों की चाल चलते हुए वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी को हरा दिया है। इसके बाद हम न्यूज पंच में नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर में, जहां बात होगी सीरिया में इजराइल के हमले की। कौन है रूस जिसके लिए भिड़ चुके हैं सीरिया और इजराइल, और क्यों इजराइल इस रूस समुदाय को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छांगुर की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसते हुए 14 जगहों पर छापेमारी की है। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, यानी कि सिंडिकेट मुंबई तक जा रहा है। यह कार्रवाई कथित अवैध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हो रही है। पता चला है कि छांगुर और उसके गुर्गों के बैंक खातों से 100 करोड़ के अवैध लेन देन हुआ है। मुंबई में रहने वाले गैंग के सदस्य शहजाद के खाते में भी 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ ही हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी उजागर हो रहा है। ईडी को छांगुर के 14 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कई विदेशी देशों से जमकर फंडिंग आ रही है। आरोपी छांगुर के राजदारों और करीबियों पर इस समय शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जलालुद्दीन का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े और कड़े एक्शन ले रही है। छांगुर के बेटे और भतीजे भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो छांगुर केस में बड़ी कार्रवाई है। लगातार कई नए और बड़े और कड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से ये छांगुर जो है उस पर इस समय योगी सरकार का कड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज ईडी ने सुबह 5 बजे 14 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसका सिंडिकेट उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक नजर आ रहा है। साथ ही साथ विदेशों में भी इसका सिंडिकेट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी छांगुर पर धर्मांतरण, साथ ही साथ कई घोटाले, लव जिहाद, ऐसे मामले जो है वो नजर आ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये छांगुर का नेटवर्क जो है लगातार विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर इस समय किस तरीके का कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सुबह 5 बजे से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। 14 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है सुबह से अब तक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लेकर मुंबई के 2 ठिकानों पर भी आज छापेमारी की गई है। बलरामपुर में आपको बता दें कि 12 ठिकानों पर इस समय तफ्तीश की जा रही है और ईडी लगातार एक ठिकानों की बिल्कुल बारीकी से छानबीन कर रही है। वहीं बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नागपुर में बड़े लिंक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको बता दें कि एटीए से मिले जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आपको बता दें कि 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है ईडी को। और इसी जानकारी के मद्देनजर ईडी ने आज इतने सारी छापेमारी की। हवाला और विदेशी खातों के मामलों में भी छानबीन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि इस छांगुर का नेटवर्क नेपाल और दुबई तक फैला हुआ था। विदेश में भी इस गैंग के 5 बैंक अकाउंट के बारे में पता चला है। साथ ही बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य पिछले कुछ सालों के भीतर 50 इस्लामिक देशों का दौरा कर चुके हैं। इन पैसों को किसने भेजा, इनका क्या उपयोग हुआ, ईडी इसके बारे में एक एक करके छानबीन कर रही है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे। आइए आपको छांगुर का काला चिट्ठा बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर इस समय तफ्तीश जारी है। ईडी ने मारी है छापेमारी और इसके काले छट्टे के बारे में बात करें तो धर्मांतरण और लव जिहाद कराने के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं इस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर। लालच, नौकरी, शादी और धमकी देकर
धर्मांतरण करवाता था। बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए आज मुंबई तक इसके लिंक पकड़े गए। 5 जुलाई 2025 एटीएस ने छांगुर को किया था गिरफ्तार। सहयोगी इसके साथ एक और गिरफ्तार हुई थी, उनका नाम था नीतू नसरीन, यह भी लखनऊ में गिरफ्तार हुई थी। 5 राज्यों में धर्मांतरण, लव जिहाद के आरोप छांगुर पे लग रहे हैं और कई पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं, अपने बयान दर्ज करा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से छांगुर ने उनको लूटा है। 1500 लोगों की सीक्रेट गैंग बनाने का आरोप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में था नेटवर्क। अभी तो ये सिर्फ कहानी शुरू हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नेटवर्क, यानी कि अलग अलग राज्यों में इस छांगुर का नेटवर्क है। बात करें विदेश की भी, तो विदेश में भी सिंडिकेट नजर आ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सीक्रेट गैंग का फोकस है। कई बैंक अकाउंट यूएई में भी पता चले हैं। पीलीभूत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर पर भी इस समय एटीएस की नजर है, ईडी की नजर है। सिद्धार्थनगर, बहराइच और महाराजगंज में भी रहा है छांगुर सक्रिय। फर्जी एनजीओ के नाम पर 40 से अधिक बैंक खाते, 106 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन का भंडाफोड़, और उसके बाद सहयोगी नीतू और नवीन के नाम पर गल्फ देशों में बैंक खाते। नीतू 2014 से 2019 के बीच 16 बार यूएई गई है। बात करें नवीन की, तो नवीन भी 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गया है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये सिंडिकेट सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, आरोप कई और हैं, जिसमें लव जिहाद भी है, नौकरी भी है, लड़कियों को फंसाने का मामला भी नजर आ रहा है। आइए कुछ विजुअल्स इस समय सामने आ रहे हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इस छांगुर का किस तरीके से नेटवर्क जो है फैला हुआ है और आज ईडी ने कैसे इस पर कसा है शिकंजा, कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं अब इस छांगुर की। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक लिंक आज जोड़े गए हैं और लिंक में 12 ठिकाने बलरामपुर, 2 ठिकाने मुंबई। ये बलरामपुर की तस्वीरें और ये मुंबई की तस्वीरें, जहां सुबह ईडी ने 5 बजे छापेमारी की है और एक एक करके तफ्तीश कर रही है, एक एक करके वो काले चिट्ठे खंगालने की कोशिश कर रही है, वो छांगुर के गुर्गों के बारे में पता चला रही है। और इस समय दहशत का माहौल है उस गुर्गों के लिए जो छांगुर के साथ जुड़े हुए थे, जो इस अवैध गतिविधियों में छांगुर का साथ दे रहे थे। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 12 ठिकाने बलरामपुर, 2 ठिकाने मुंबई, जहां आज छापेमारी की जा रही है। एटीएस के कहने पर ईडी ने छानबीन शुरू करी और अब कई सिंडिकेट इसमें नजर आ रहे हैं और सिर्फ देश में ही बैंक अकाउंट नहीं, विदेशों में भी इनके बैंक अकाउंट जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए अब हमारे साथ, आइए उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, हम देख रहे हैं कि छांगुर पर योगी सरकार जो है वो शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ईडी बख्शने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, इससे कई बड़ा नजर आ रहा है, कई बड़े सिंडिकेट, कई बड़े लिंक। रामेंद्र, देखिए भावना, अभी तक जो ईडी के सूत्रों से खबर मिली है कि इस खातों में से 18 खातों का जो कच्चा चिट्ठा सामने आया है उसमें लगभग 67 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। आप जरा कल्पना करिए, जो 100 करोड़ है ये संख्या इससे आगे जाएगी, क्योंकि क्या हवाला के जरिए या कितना बैंक खाते जो विदेशों में उनमें है, और अभी सारे डिटेल्स की जानकारी की जा रही, तो ये उससे बड़ा नेटवर्क है। दूसरी बात भावना, एक और बता दें, ये केवल लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का नहीं है। एक बिल्डिंग ऐसी पाई गई है जहां इन लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, और ये पूरा नेक्सस पूरे उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार तक संचालित था, और ये बड़ा गैंग है। जरूरत यह है कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं, इस गैंग के पीछे दुनिया में बैठे वो कौन लोग हैं जो देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, जो यहाँ अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। ईडी एक काम कर रही है, गोंडा एटीएस आज गई थी, जो इसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसकी जांच की तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। तो एक एक पन्ना खंगाला जा रहा है
कौन कौन इनके साथ है, उस सब की जानकारी ली जा रही भावना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद तक ये मामला नहीं है, ये नेक्सस बड़ा नेक्सस है। इसके साथ साथ अगर इस सिंडिकेट की बात की जाए, बैंक अकाउंट की बात की जाए, तो सिर्फ देश में ही बैंक अकाउंट नहीं, यूएई में, नेपाल में और भी कई विदेशों में बैंक अकाउंट इस समय मिलने की जानकारी मिल रही है। रामेंद्र, देखिए ये सारा एटीएस ने जितना डिटेल्स कलेक्ट किया था वो ईडी को एटीएस ने दिया है और कहा है कि अगर जानकारी की जाएगी तो वो खातों की जानकारी भी देगी कि किसके खाते विदेशों में और कौन खाते यहाँ आए। तो अब ईडी के लिए थोड़ा आसान है कि बाकी चीजों को जानकारी करके जो बैंक खाते विदेशों में उनकी भी जानकारी की जाएगी, कैसे खोले गए, कौन लोग वहां खुलवाने में थे, कौन लोग पैसा डाल रहे हैं, ये सारी चीजें लगभग निकल करके सामने आएंगे। तो उम्मीद की जाती भावना कि जब पूरा भांडा फूटेगा तो आपको लगेगा कि ये केवल एक सीमा तक दायरा इनका नहीं फैला है, ये राष्ट्र विरोध के एक स्ट्रीम पर जा चुके थे और इनको लगता था कि हम यहाँ आने वाले समय में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर देंगे और जो देश में चाहेंगे वो करेंगे। कर्नाटक की लड़की ने जो बयान दिया अगर उसको आप सुन ले तो इनको तो जनता मार देगी अगर बाहर निकलेंगे। स्थिति है कानून व्यवस्था के लिए नहीं है, मानवता के लिए चुनौती भावना। बिल्कुल रामेंद्र, ये कच्चा चिट्ठा भी और खुलने वाला है, परत दर परत ईडी और तफ्तीश करने वाली, आने वाले समय में पता चलेगा कि ये नेक्सस और कितना बड़ा है। फिलहाल रामेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर शतरंज की दुनिया से है। शतरंज की चाल में आर प्रज्ञानंद ने कमाल कर दिया है, नया अध्याय जोड़ दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने लास वेगास फ्री स्टाइल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को कोई इस तरीके से हरा सकता है। प्रज्ञानंद ने फ्री स्टाइल शतरंज लास वेगास में विजेता वर्ग में जगह बना लिया है, नया अध्याय जोड़ दिया है। आर प्रज्ञानंद ने नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को महज 39 चालों में हराकर चौंका दिया है। सफेद मोहरों की इस चाल के साथ खेलते हुए वे शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने बेहद ही बेहतरीन गेम खेला। ये मुकाबला ग्रुप स्टेज के चौथे दौर में खेला गया। खास बात इस गेम की यह रही कि अब तक उन्होंने चेस के तीनों फॉर्मेट क्लासिकल, रैपिड और बिल्ड्स में कार्लसन को हराया। आर प्रज्ञानंद इस फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है, कमाल कर दिया है। विश्व नंबर 1 चेस खिलाड़ी कार्लसन मैग्नस को मात दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से कमाल कर डाला है आर प्रज्ञानंद ने। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है आर प्रज्ञानंद का, जिन्होंने हरा दिया है वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को। विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है आर प्रज्ञानंद ने। भारत के शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने हरा डाला है मैग्नस कार्लसन को। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि मैग्नस कार्लसन को चौथे दौर में शिकस्त दी है आर प्रज्ञानंद ने। 39 चालों में ये चली और उसमें मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने दिखाया और स्वाद चखाया हार का। सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए अंत तक पकड़ बनाए रखी। 93.9% की शानदार सटीकता हासिल की है आर प्रज्ञानंद ने। कार्लसन की सटीकता 84.9% की रही। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले डी गुकेश भी कार्लसन को हरा चुके हैं। अगर बात करें गुकेश की, तो गुकेश ने ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट में हराया था मैग्नस कार्लसन को। टूर्नामेंट में हराया क्लासिकल, रैपिड और बिल्ड्स तीनों फॉर्मेट में आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आइए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव कुमार का। गौरव, आपसे पूछना चाहेंगे कि सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए अंत तक विजयी रहे आर प्रज्ञानंद, एक नया अध्याय यहां जोड़ दिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, कितनी बड़ी जीत मारेंगे इसको आप? देखिए, इस युवा खिलाड़ी के लिए अगर देखा जाए तो इससे बड़ी शायद और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती कि आप मैग्नस कार्लसन जैसे जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, अगर उनको हरा करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपके करियर में ही नहीं बल्कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको कहीं ना कहीं दुगना करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शतरंज की जो तपोभूमि है यानी कि चेन्नई, वहाँ से लगातार जो खिलाड़ी हैं वो न केवल निकल रहे हैं बल्कि इस तरह का जो शानदार प्रदर्शन निकल करके सामने आ रहा है वो एक अलग ही कहना चाहिए जो शतरंज का
अक्स है देश में, उसका एक रूप जो है वो पेश कर रहा है। मैग्नस कार्लसन की जहां तक बात है, तो अगर उनकी बात करें तो आज जो उनका मुकाबला रहा था खासतौर से प्रज्ञानंद के खिलाफ, अगर उसमें देखें तो वो शुरुआत से ही अपना जो नियंत्रण था वो मैच पर नहीं बना पा रहे थे। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से वो डी गुकेश के आगे भी उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। तो हालांकि तब ये बात कही गई थी कि वो कहना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर वो काफ़ी प्रेशर में थे या फिर मानसिक तौर पर वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इस तरह की कई बातें जो है वो इससे मर्तबा पहले आ चुकी हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ये फ्री स्टाइल का पूरा टूर्नामेंट था और इसमें जिस तरह से प्रज्ञानंद ने अपने आप को खुद को सामने रखा और जिस तैयारी के साथ ये लगातार सामने आए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कई मोर्चों पे वो जरूर आगे बढ़ते थे, लेकिन जब वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन की बारी आती थी तो कहीं ना कहीं एक जो मानसिक दबाव है वो उसमें कहीं ना कहीं वो आकर के उन पे हावी होता था और उसमें वो उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन इस बार न केवल उन्होंने अपने संयम को बनाए रखा, अंत तक अपनी जो रणनीति थी उस पर वो टिके रहे, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पूरी एक्यूरेसी थी उस पर वो लगातार कायम रहे। तो ये सारी चीज़ें जो मिला करके कहते हैं कि इसने कहीं ना कहीं उनके कमाल के रूप में उनको खुद को सामने रखा, और अब वो कहना चाहिए कि सफ़ेद मोहरों के साथ 4.5 अंकों के साथ वो टॉप पे मौजूद है। और ये जो मौजूदगी है ना, ये केवल उनकी मौजूदगी नहीं है, बल्कि देश में उभरते हुए शतरंज का खेल किस तरह से एक नई करवट ले रहा है, किस तरह से हम ग्रैंड मास्टर्स निकाल रहे हैं, किस तरह से नए नए खिलाड़ी जो हैं वो लगातार न केवल सामने आ रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर अपनी छाप जो है वो छोड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण ये जीत है। बिल्कुल, इससे पहले डी गुकेश और अब आर प्रज्ञानंद, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही बड़ा गौरव का क्षण है भारत के लिए कि आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि शतरंज के क्षेत्र में भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भावना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये केवल एक दिन की बात नहीं होती है, बल्कि इसके लिए बरसों से मेहनत की गई है। चाहे फेडरेशन की बात करें उनकी तरफ से किया जाए, चाहे सरकार की ओर से प्रयास किया जाए, या फिर खिलाड़ियों की तरफ से अपने स्तर पर भी कई तरह की जो प्रयास होते हैं वो भी सामने देखने को मिलते रहते हैं। आज शतरंज में आप केवल एक चेहरे की तरफ नहीं जा सकते। हमारे पास डी गुकेश है, हमारे पास प्रज्ञानंद है, दिव्या देशमुख हैं, वंतिका अग्रवाला हैं, जिन्होंने लगातार अपने आप को सामने रखा है। और ये खिलाड़ी जो है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई नई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते हैं। और जब आपको एक्सपोजर मिलता है इस तरह का, जब आप लगातार अपने खेल से साथ जुड़े रहते हैं, तो इस तरह की जो कामयाबी है वो भी निकल करके आती है। और एक पूरा परिवर्तन जो है वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल गौरव, तो लगातार परिवर्तन दिख रहा है और परिवर्तन के परिणाम भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए बेहद ही गौरव का पल है ये, भारत को गौरवान्वित करने वाला ये पल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है। इसके अलावा दक्षिणी सीरिया में सरकारी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इस बीच सीरिया के ड्रूज बहुल प्रांत के लगातार चौथे दिन जातीय और सांप्रदायिक हिंसा जारी रही है। इजराइल के ये हमले सीरियाई बलों को इस चेतावनी के साथ जारी किए कि उन्हें दक्षिणी सीरिया से अब हट जाना चाहिए। सीरिया ने यह हमला ड्रूज समुदाय की हिफाजत के लिए किए हैं। इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। क्या इजराइल ड्रूज समुदाय को बचा रहा है? ये ड्रूज है कौन जिनको इजराइल इतना सुरक्षित रखना चाहता है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल और सीरिया इन ड्रूज समुदाय के लिए भिड़ गए हैं एक दूसरे से, और अब एक दूसरे के प्रति इनकी रणनीति क्या आगे बनती हुई नजर आ रही है। दमिश्क में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है, आपको बता दें, और उसके साथ साथ सरकारी भवनों को भी बनाया है निशाना। इजराइल के दमिश्क में ये एयर स्ट्राइक होती है, जिसमें इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं जो वहां पे प्रेसिडेंट हाउस और रक्षा मंत्रालय बने हैं, इसका निशाना। बेहद ही बड़ा हमला यह माना जा रहा है इजराइल की तरफ से सीरिया के खिलाफ। स्ट्राइक के दौरान लाइव टीवी पर धमाका हुआ है और वहां तस्वीरें हैं जब वहां एक लाइव प्रसारण के दौरान एंकर को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मंत्रालय की बिल्डिंग में भारी तबाही देखने को मिली है। सीरिया का दावा है कि 3 की मौत और 34 लोग इसमें घायल हुए हैं।
इजराइल की ये दमिश्क एयर स्ट्राइक है, जिसमें आपको बता दें कि इजराइल का कहना है, इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का, कि वो ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं। इस वजह से सीरिया के इस दक्षिणी इलाके में वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। अगला ग्राफिक है कि किस तरीके से ड्रूज के बचाव में ये हमले कर रहा है, और इजराइल ये कह रहा है कि हम ड्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं। हमलों को लेकर इजराइल इस समय सख्त नजर आ रहा है। सीरियाई सेना खुद ड्रूज पर कर रही है हमला, ये कहना है इजराइल का। ड्रूज समुदाय को निशाना बना रही है इस समय सीरियाई की सेना, और आपको बता दें कि इसके लिए इस इजराइल ने बोला है कि कार्रवाई जरूरी है, इस वजह से उनको ये करनी पड़ी है। ड्रूज आपको बता दें कि एक रहस्यमय अल्पसंख्यक का समुदाय है, और सीरिया, इजराइल और लेबनान में मौजूद है ये ड्रूज समुदाय। साथ ही साथ इजराइल ये कह रहा है कि बॉर्डर पर आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये कहना है इजराइल का कि सीरिया के जो बॉर्डर है वो आतंक के अड्डे बन रहे हैं, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। नेतन्याहू ने इजराइल ड्रूज से की है अपील, ना करें सीमा को पार। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि अब जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की एंट्री भी हो गई है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र क्या बयान दे रहे हैं? अमेरिका ने की है शांति की कोशिश, आज रात से हिंसा रोकने के ठोस कदम तय हैं, ये कहना है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अपनी तरफ से पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया ने यूएस और अरब देशों की शांति पहल का किया है स्वागत। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र आगे आके शांति की बहाली की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सीरिया स्वागत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इजरायली स्ट्राइक को उकसाने वाला बताया है, कहा है कि इजराइल ये सब करके भड़काना चाहता है, और मामले पर यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक भी आज संभव है। तो आपको बता दें कि इस समय इजराइल और सीरिया के बीच में जिस तरीके से लगातार हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में एक शहर जो है स्वेदा में सांप्रदायिक संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। सीरियाई सेना की ड्रूज मिलिशिया से भिड़ चुकी है। इसके बाद 300 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं। सरकारी सेना पर लूट और हत्या के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों का सरकार पर भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। मांग की जा रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए और एक नई सीजफायर डील होनी चाहिए, ताकि ड्रूज नेता जो हैं वो, क्योंकि जता रहे हैं इस पर अविश्वास। इस समय हमारी संवाददाता कृतिका भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा रुख करेंगे कृतिका, जिस ड्रूज को बचाने की कोशिश इजराइल कर रहा है और कह रहा है कि हमें ड्रूज को सुरक्षित करना है, आखिरकार आप बताइए ये ड्रूज समुदाय है कौन, और इसको इजराइल क्यों सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए भावना, अगर ड्रूज समुदाय की हम बात करें तो सबसे पहले खास बात यह है इसमें कि ड्रूज समुदाय की जो संख्या है सीरिया में वो करीब 7 लाख है। करीब 7 लाख ड्रूज समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, और पिछले कई दिनों से लगातार जो वहां के स्थानीय सुरक्षा बल है उनके साथ ड्रूज समुदाय के लोगों की झड़पों की खबरें भी सामने आई, और ड्रूज समुदाय लगातार इजराइल का सपोर्ट करता रहा है। ड्रूज समुदाय के जो लोग हैं वो 3 जगह रहते हैं, लेबनान, इजराइल और सीरिया। लेकिन खास तौर पर ड्रूज समुदाय क्योंकि इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए उन पे हमले की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ड्रूज समुदाय के जो एक धार्मिक नेता है उनकी तरफ से एक बयान भी साफ तौर पर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय सेना है वहां की, वो लगातार ड्रूज समुदाय के लोगों पर बर्बर तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ड्रूज समुदाय ने भी कई बार मदद की गुहार लगाई है। और इजराइल ने इसके पक्ष में कहा है कि हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे, मदद करेंगे, और जिसके बाद में ये हमले किए गए। लेकिन इसके साथ ही वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी अभी हाल ही में एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो ड्रूज सिटीजन है, ड्रूज के जो ड्रूज नागरिक जो है, उनकी सपोर्ट और उनका मदद करना ये हमारी प्राथमिकता है, उनका साथ देना हमारी प्राथमिकता है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में अब ये पूरा मामला जो है संयुक्त राष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है, और अमेरिका लगातार ये चाहता है कि ये जो जंग चल रही है पिछले कई दिनों से ये खत्म हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशें भी नाकाम अमेरिका की तरफ से रही। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में आज जब अहम बैठक होगी तो उस बैठक में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी, और कुछ ना कुछ हल जरूर निकलकर सामने आ सकता है, जिसके लिए हमारी नजर वहां पर लगातार बनी हुई है। भावना, संयुक्त राष्ट्र अब देखना होगा कि क्या रुख अपनाता है। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं कि शांति बहाली की कोशिशें करने की कोशिशें लगातार जारी। अब देखना होगा कि ड्रूज समुदाय किसकी तरफ इस समय झुकता हुआ नजर आता है। हालांकि इजराइल कह रहे हैं ड्रूज समुदाय को हम सुरक्षित करें, सीरिया कह रहे हैं हम सुरक्षित करें। अब आगे देखना होता क्या होगा कि ग्लोबली किस तरीके से परिप्रेक्ष्य बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल कृतिका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।